नमस्कार दोस्तों, बुक्स लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। हर कोई अच्छी आदतें बनाना चाहता है। हर कोई एक क्रिएटिव और सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है। दोस्तों, हम कई बार अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ योगा करना और रोज़ पढ़ाई करना, इन सब को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कुछ ही दिन ऐसा कर पाते हैं और वापिस से अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हम आदत को बनाने के विज्ञान को नहीं जानते। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ने हमें अपनी पुस्तक में आदतों को बनाने का सबसे सरल उपाय बताया है। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर आदतों के विज्ञान को समझते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परिचय। कहानी का परिचय लेखक अपने साथ घटी एक दुर्घटना से देते हैं, जिसमें होता यूं है कि बेसबॉल खेलते समय लेखक के क्लासमेट के हाथ से बेसबॉल छूट जाता है, जो सीधा लेखक की आंखों में जा लगता है। उनकी नाक टूट जाती है और यू का आकार ले लेती है। उनकी स्कल की हड्डियां टूट जाती हैं और उनकी आंखों की सॉकेट्स हिल जाती हैं। उनकी टीचर उन्हें फौरन नर्स के कमरे में ले जाती है। वहाँ पर नर्स लेखक से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि कौन सा बरस चल रहा है। लेखक कहते हैं 1998, जबकि वह 2002 का बरस था। आपकी माँ का क्या नाम है? लेखक को याद करने में वक्त लग जाता है और फिर वह अचकचाते हुए कहते हैं, पैटी। ऐसा पहली बार हुआ कि लेखक को अपनी माँ का नाम याद करने में इतना वक्त लग गया। लेखक का शरीर मस्तिष्क की सूजन झेल नहीं सका और एम्बुलेंस आने के पहले ही वह बेहोश हो गए। लेखक को स्कूल के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर लेखक की हालत काफ़ी सीरियस थी, जिसके बाद उन्हें सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस घटना से पहले लेखक की बहन को बचपन में ल्यूकेमिया हो गया था। तब उसकी बहन को इसी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। लेखक को हॉस्पिटल में मशीनों के जरिए जीवित रखा जा रहा था। लेखक के मम्मी पापा थकान के चलते लेट जाते और फिर चिंता के मारे फिर उठ जाते। यह शायद उनके मम्मी पापा के जीवन की सबसे खराब रात थी। अच्छी किस्मत के चलते लेखक को अगले ही दिन होश आ गया। उनकी सूंघने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए नर्स ने लेखक को सेब के जूस को जोर से सूंघने को कहा। एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही लेखक धीरे से सांस छोड़ेंगे तो उनकी आंखें वापस अपनी जगह ले लेंगी। उन्होंने कहा कि लेखक को ठीक होने में वक्त लग जाएगा, पर कह नहीं सकते कि कितना। लेखक को पूरा ठीक होने में 1 साल का समय लग गया। ये समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेखक बेसबॉल के प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहते थे और वो फिर से बेसबॉल के ग्राउंड पर लौट आए। आदतों के बारे में लेखक ने कैसे सीखा? लेखक ने डेनिसन यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया, जो कि उनकी जिंदगी का सर्वोत्तम फैसला था। लेखक बेसबॉल में अपनी चोट के चलते पिछड़ गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन व्यवस्था को सुधारना शुरू कर दिया। लेखक के मित्र देर रात तक वीडियो गेम्स खेलते थे, जबकि लेखक ने जल्दी सोना शुरू कर दिया और वह अपने कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने लगे।
यह छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने लेखक के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया और ये आत्मविश्वास उनकी क्लास में भी जल्द ही दिखने लग गया। वे अपने जीवन पर एक नियंत्रण महसूस कर रहे थे। उनकी स्टडी करने की आदतें सुधर गई और फर्स्ट ईयर में उन्हें लगातार ए ग्रेड्स मिली। लेखक कॉलेज की उथल पुथल के चलते एथलीट बन गए और उन्हें बेसबॉल की टीम में कैप्टन चुन लिया गया। लेखक को डेनिसन यूनिवर्सिटी में शीट्स मेंस एथलीट चुना गया और उनका नाम ESPN एकेडमिक्स ऑल अमेरिका टीम में था। यह सम्मान पूरे अमेरिका में मात्र 33 लोगों को मिला था। लेखक की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के दौरान उनका नाम स्कूल की रिकॉर्ड्स बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया गया था। लेखक ने जो कुछ हासिल किया वह असंभव सा प्रतीत होता है। लेखक ने अपनी क्षमताओं को काफ़ी विकसित कर लिया था और इस पुस्तक में जो विचार हैं वे आपकी क्षमताओं को विकसित करने में काफ़ी मदद करेंगे। इस पुस्तक की बैकबोन आदतों के 4 स्टेप्स हैं। पहला संकेत, दूसरा ललक यानी एक्साइटमेंट, तीसरा प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स और चौथा पुरस्कार यानी अवार्ड। ये व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम भी माने जा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलता नहीं है। यह पुस्तक ऐसे सिद्धांतों की बात करती है जिन पर आप सालों साल चल सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने के अनेकों रास्ते हैं, लेकिन यह किताब आपको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जिसको फॉलो करना सबसे आसान है। चैप्टर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ग्रेट ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन कई सालों से काफ़ी खराब था। उन्होंने 1908 से लेकर अब तक ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। उनका प्रदर्शन इस हद तक खराब था कि साइकिलिंग कंपनीज ने उन्हें अपने साइकिल बेचना बंद कर दिया था, इस डर से कि उनकी टीम के खराब प्रदर्शन के चलते उनकी बिक्री ना घट जाए। फिर एक दिन इस संस्था में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेब बेल्सफोर्ड को रख लिया गया। उन्होंने अचानक से पूरी टीम की किस्मत बदल कर रख दी। उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। वे इसको छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते हैं। उनका कहना था कि आप जो भी काम करते हैं उसमें मात्र 1% सुधार करें और आपको बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने साइकिलिंग टीम में छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की जो कि एक साइकिलिंग टीम से एक्सपेक्ट किए जा सकते थे। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन करवाया, साइकिल के टायर्स पर अल्कोहल छिड़क दिया ताकि टायर्स की ग्रिप अच्छी हो सके। उन्होंने साइकिलिस्ट के सूट को फिर से डिज़ाइन करवाया और इस तरह से डिज़ाइन करवाया कि साइकिलिस्ट का सामान्य तापमान बरकरार रह सके। और इसी तरह उन्होंने हर चीज़ में 1% बदलाव करना शुरू कर दिया और अंत में जो परिणाम निकले वे चौंकाने वाले थे। महज 5 साल बाद उनकी टीम का बीजिंग ओलंपिक्स में दबदबा रहा और 4 साल बाद जब ओलंपिक्स का आयोजन लंदन में हुआ तो उनकी टीम ने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। लोग दंग रह गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने इतनी सफलताएं अर्जित की जो कि उनसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यह आखिर हुआ कैसे? कैसे सामान्य एथलीट्स की टीम
ऐसे मामूली बदलावों से कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर जाती है। कैसे छोटे छोटे सुधार इतना बड़ा बदलाव दे सकते हैं और कैसे वह चीज आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं। हम हर रोज कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी जिंदगी एक पल में बदल जाए। हम यह चाहते हैं कि रातों रात हमारे अंदर कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जिसके बारे में हर कोई बात करे, हमारी प्रशंसा करे। और इसी चक्कर में हम अपनी जिंदगी में छोटे सुधार लाना भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में हर रोज 1% सुधार भी लाएंगे तो हम पूरे साल में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि आप हर रोज पहले से बदतर होते चले जाएंगे तो जल्द ही आप शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। हम अपनी डेली लाइफ में होने वाले बदलावों को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि ये उस टाइम इतने बेनिफिशियल यानी हेल्पफुल नहीं दिखाई देते। यदि आप एक दिन पैसे बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं बन जाते। यदि आप एक दिन वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख जाते। यदि आप एक दिन रनिंग करते हैं तो आपका वजन कम नहीं हो जाता। हमें जल्दी से नतीजे चाहिए होते हैं और नतीजे जल्दी ना मिलने के कारण हम किसी नए काम को 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं और वापस से अपनी पुरानी डेली रूटीन पर आ जाते हैं। यदि आप छोटी छोटी गलतियां हर रोज करते हैं तो एक दिन ये इकट्ठा होकर आपको खराब नतीजे दे सकती हैं। यदि आप हर दिन बहानों को सही ठहराते रहेंगे तो जल्द ही आप आलसी और बेबस हो जाएंगे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का रिजल्ट है। एक बार कोई काम कर लेने से व्यक्ति सफल नहीं हो जाता। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक ग्राफ बनाना चाहिए जो आपकी दिन भर की आदतों को दर्शाता हो। तो आप खुद जान जाएंगे कि आप आगे जाकर कहाँ पहुँचने वाले हैं। पर गति वास्तव में होती कैसी है। सोचिए कि आप कोई गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते जाते हैं तो गुब्बारा फूलने लगता है। आपने 10 बार हवा भरी और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 11वीं बार और फिर 12वीं बार और फिर 13वीं बार। लेकिन जब आपने 14वीं बार हवा भरी तो गुब्बारा फूट जाता है। पहले इतनी बार हवा भरने से गुब्बारा नहीं फूटा था। फिर एंड में एक और बार हवा भरने से गुब्बारा फूट जाता है। यही चीज हमारे जीवन की आदतों पर भी लागू होती है। इसी तरह आदतें भी तब तक कोई बदलाव नहीं लाती हैं जब तक आप एक अहम लेवल यानी सीमा को पार नहीं कर जाते और एक नए लेवल पर नहीं आ जाते। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हम नई आदतों को क्यों नहीं बना पाते। हम कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन करते हैं और हमें कोई नतीजा नहीं मिलता और फिर हम इसे रोक देने का फैसला कर लेते हैं। हमारे अंदर विचार आता है कि मैंने इतना समय लगाया और मेरी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। हम हर रोज नई आदतों को अपने जीवन में उतारने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। हम मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद भी नई आदतें नहीं बना पाते और फिर हम वापस से अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम गुब्बारे में 5-6 बार हवा भरते हैं और फिर जब गुब्बारा फटता नहीं है तो हम हार मान लेते हैं। यानी हम कभी उस लेवल को पार नहीं कर पाते। इस लेवल को लेखक
अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहते हैं। और यदि आप अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात हासिल की गई सफलता कहते हैं। लोग उस एफर्ट को नहीं देखते जो आप एक लंबे समय से करते आ रहे थे। हर आदत का बीज एक छोटा सा निर्णय होता है, और जब वह फैसला आप बार बार लेते हैं तो वह आदत जड़ें जमाने लगती है। वह बीज एक पेड़ बन जाता है और उसमें से शाखाएं निकलने लगती हैं। किसी बुरी आदत को खत्म करना एक बड़े वृक्ष को उखाड़ने के समान है, और किसी नई आदत को बनाना एक फूल को उगाने जैसा है, जिसको उगाने के लिए बहुत ही पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। हम सभी यही मानते हैं कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर्स कमाना होगा। यदि आप एक एथलीट बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना होगा। इसी तरह लेखक ने भी अपने जीवन में काफ़ी लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में वह सफल हो गए और ज़्यादातर में वह फेल हो गए। फिर धीरे धीरे लेखक को समझ आया कि उनके नतीजों का उनके लक्ष्य से बहुत कम लेना देना था। उनके नतीजे पूरे के पूरे व्यवस्था पर यानी मैनेजमेंट पर टिके हुए थे। व्यवस्था और लक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर है। व्यवस्था वह प्रक्रिया यानी वह रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। हमें लक्ष्य निर्धारित करने की बजाय व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य का बस एक ही काम है, वो है आपको दिशा देना। उसके बाद सिर्फ आपको व्यवस्था पर यानी मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। यदि क्रिकेट के महान खिलाड़ी विराट कोहली स्कोरबोर्ड पर ही ध्यान देते रहेंगे तो वह खेल नहीं पाएंगे। यदि रोनाल्डो यही सोचते रहेंगे कि मैंने गोल करना है तो वह गोल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करने में समस्या क्या है? पहली समस्या, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। हम अक्सर लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इस भ्रम में जीते हैं कि अगर ये लक्ष्य मैं हासिल कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, और हमारी इस मानसिकता के चलते खुशी हमेशा भविष्य की बात बनकर रह जाती हैं। लेखक भी इस जाल में काफ़ी बार उलझे हैं। उनके लिए भी खुशियाँ कुछ सालों के लिए बस भविष्य की बात बनकर रह गई थी। दूसरी समस्या, लक्ष्य प्राप्त करना कुछ ही क्षणों का परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एक कमरे को साफ करना है और आपने उत्साह में वह कमरा साफ कर दिया, लेकिन अगर आप अपने रख रखाव और साफ सफाई की आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपका साफ किया हुआ कमरा बहुत जल्द दोबारा गंदगी से भर जाएगा। तीसरी समस्या, लक्ष्यों का आपकी सेल्फ ग्रोथ से टकराव। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य मैराथन जीतना है और आप उसके लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप वह मैराथन जीत जाएंगे तो आप वापिस से अपनी दिनचर्या पर लौट आएंगे। अब आप प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे। अब आपको वह मैराथन दौड़ने के लिए और अधिक प्रेरित नहीं करेगा और आप वापिस से बुरी आदतों की ओर अपना रुख कर लेंगे। अगला चैप्टर, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए कि दो व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और जब पहले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। इन दोनों वाक्यों में छोटा सा अंतर है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के नज़रिए में जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाक्य यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीना उसकी एक पहचान बन चुकी है, हालांकि वह बहुत प्रयास कर रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए। दूसरा वाक्य यह दर्शाता है कि वो सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट ना पीना उसकी एक पहचान है और ऐसा बहुत कम प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति सिगरेट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। हम जब भी कोई आदत बनाने की बात करते हैं तो हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जैसे कि अब मैं रोज़ रनिंग करूँगा, अब मैं फास्ट फूड यानी जंक फूड नहीं खाऊंगा। हम कभी भी अपनी पहचान नहीं बदलते और ना ही इस बात पर ध्यान देते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं, आप इस नज़रिए को नहीं बदलते। आपके पास एक नई योजना और नया लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आप खुद क्या हैं, आपकी पहचान क्या है, आपने उससे नहीं बदला। लेखक ने इस बात को एक बड़ी ही अच्छी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हमें समझाया है। मान लीजिए कि अगर आपको नाखून चबाने की आदत है, तो अगर आप अपने नाखूनों को संवारना शुरू कर दें, उनकी देख रेख शुरू कर दें और वह अच्छे दिखने लगें, तो तब आप उन्हें नहीं चबाएंगे। नाखून रखना आपकी पहचान बन जाएगी। आप उस पर पैसा खर्च करेंगे, आप उस पर अपना टाइम लगाएंगे और उसको अपनी पहचान बना लेंगे। लेकिन पहचान आपके विपरीत भी काम कर सकती है। हम सब ने अपने दिमाग में अपनी एक पहचान बना रखी है, जैसे कि मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगता है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मैं फास्ट फूड नहीं छोड़ सकता, मुझे पढ़ाई करते वक्त नींद आ जाती है और ऐसे कई अन्य हजार बातें। और जब एक बात आप कई बार तक दोहराते हैं तो आपकी मानसिकता भी उस हिसाब से डल जाती है और फिर आपका व्यवहार भी इसी तरीके से डल जाता है और फिर इसी मानसिकता के चलते आपको नई आदतें बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। पहचान बदलने की दो चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतें ही आपकी पहचान हैं। यदि आप हर रोज रनिंग करते हैं तो एक हेल्दी पर्सन आपकी पहचान होगी। यदि आप हर दिन लिखते हैं तो आप एक लेखक के रूप में अपनी पहचान प्रदर्शित करते हैं। यदि आप हर रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। जितना ज़्यादा आप किसी व्यवहार को दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवस्था से संबंधित पहचान को भी सुदृढ़ करते जाएंगे। यदि आप हर रोज क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास एविडेंस है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। यदि आप हर रोज पेंटिंग करते हैं तो आपके पास एविडेंस है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। यदि आप ठंड में भी रनिंग करने जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप अपनी फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य यानी एविडेंस आपके पास होंगे, उतनी ही मजबूती से आप उन धारणाओं पर विश्वास करेंगे। नई पहचान के लिए नए एविडेंस की ज़रूरत होती है।
यदि आप नए एविडेंस जोड़ते गए तो जल्द ही आप एक नई पहचान बना लेंगे। यह बिल्कुल सरल 2 स्टेप्स की प्रक्रिया है। पहला स्टेप, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे एविडेंस यानी जीत से खुद को साबित करें। यदि आप एक मेहनती स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हर रोज टाइम से काम खत्म करके खुद को यह सबूत दें कि आप अपने होमवर्क को लेकर काफ़ी वचनबद्ध हैं। यदि आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो हर रोज़ जिम जाकर और सेट्स लगाकर यह साबित करें कि आप अपने गोल को लेकर कितने वचनबद्ध हैं। अच्छी आदतों को बनाने से यह मतलब नहीं है कि आप इसमें पूरी जान लगा देंगे। अच्छी आदतों का मतलब आपको सफल बनाने में से नहीं है, जैसे पैसा कमाना या फिर वजन घटाना। आदतों से यह सब हासिल किया जा सकता है, लेकिन आदतों से कुछ प्राप्त करना मकसद नहीं होना चाहिए। उनका मकसद आपको वह व्यक्ति बनाना होता है जो आप बनना चाहते हैं। आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। अगला चैप्टर, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एडवर्ड की रुचि एनिमल्स में ज़्यादा थी और उन्होंने बिल्लियों पर यह एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बिल्ली को पजल बॉक्स में डाल दिया। इस पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए बिल्ली को दरवाजे के ऊपर लगे लॉकर को पैर से दबाकर खोलना था। पहले 1-2 बार बिल्ली के ये करने में 1.5 मिनट लग गए, मगर जब बार बार बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला गया तो बिल्ली ये काम मात्र 7 सेकंड में करने लगी। यह बिहेवियर 20 से 30 बार करने पर इतनी आसानी से बिल्ली की आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड्स में भाग निकलती थी। अपने एक्सपेरिमेंट में एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया, जिस बिहेवियर के अच्छे परिणाम होते हैं उसे दोहराना आसान होता है और जिस बिहेवियर के निराशाजनक परिणाम होते हैं उसे दोहराना मुश्किल होता है। उनकी ये रिसर्च इस बात पर चर्चा करने का बिंदु बनी कि आखिर आदतें बनती कैसे हैं। आपका माइंड आदतें क्यों बनाता है? जब भी आप जीवन में किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपके दिमाग को एक डिसीजन लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। ये फैसला लेने के लिए आपके दिमाग में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आपका दिमाग उस समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाता है। आपका माइंड जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस वक्त आप वो सब करके देखते हैं जो पॉसिबल होता है। जैसे बिल्ली लॉकर दबा रही थी, वैसे आप भी किसी हल तक पहुंच ही जाते हैं। आप दिन भर तनाव महसूस कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से आपको शांति मिल सकती है। आपका मूड ऑफ है और आपको वीडियो गेम खेलने से शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और अचानक आपको पुरस्कार मिलता है और यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अगली बार जब आपका मूड ऑफ होगा तो आपका दिमाग ज़्यादा सोचेगा नहीं और आप सीधा वीडियो गेम का रिमोट पकड़ लेंगे। ऐसे ही सारी आदतें बनती हैं। जब हम किसी चीज़ को दोहराते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड वह काम सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है। हालांकि हमारा दिमाग वही चीज़ों को दोहराता है जिसमें अच्छे परिणाम या फिर
रिवार्ड्स मिलते हैं। आदत कैसे काम करती है, उसका विज्ञान। आदत बनने की प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला संकेत यानी हिंट, दूसरा ललक यानी क्रेविंग, तीसरा प्रतिसाद यानी रिस्पांस और चौथा पुरस्कार यानी रिवार्ड। यह 4 स्टेप्स हर आदत की बैकबोन होते हैं। पहले संकेत होता है, ये हमारे दिमाग को एक्टिव कर देता है। हमारे दिमाग में पहले से पड़ी कुछ जानकारी के अंश हमें यह संकेत देते हैं कि पुरस्कार किस चीज़ में छिपा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ललक यानी क्रेविंग बढ़ती है। हमारे पूर्वज पहले खाने पीने और रिप्रोडक्शन करने के संकेतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आजकल हमारा ज़्यादा समय उन संकेतों को ढूंढने में जाता है जिसमें मित्रता, प्रशंसा, शक्ति और मन की शांति छिपी हो। ललक यानी क्रेविंग दूसरा चरण है। इच्छा या प्रेरणा के बिना या फिर बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने की कोई वजह नहीं है। बदलाव की इच्छा करना आपकी ललक बढ़ाता है। आप सिगरेट पीते हैं ताकि आपको अच्छा महसूस हो सके। ललक यानी क्रेविंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन ट्यून आपके अंदर व्हाट्सएप चेक करने की ललक पैदा करती है। कैसीनो के जुआरियों के लिए यह मशीन से निकलने वाली आवाज़ हो सकती है। तीसरा कदम प्रतिसाद यानी रिस्पांस होता है। यही ही वास्तविक आदत होती है। कोई रिस्पांस मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस काम को करने के लिए कितने प्रेरित हैं। आपका रिस्पांस आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। यदि किसी काम को करने के लिए ज़्यादा शारीरिक या मानसिक तनाव की ज़रूरत होती है तो शायद आप उसे ना करें। पर अगर संकेत और ललक स्ट्रांग हुए तो आप जरूर करेंगे। अगर आप किसी बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की डिज़ायर रखते हैं और आप ज़्यादा ऊंचा कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। और चौथा और आखिरी स्टेप होता है पुरस्कार यानी रिवार्ड। प्रतिसाद आपको पुरस्कार दिलाता है। संकेत पुरस्कार की खुशबू को पहचानते हैं, जिससे ललक बढ़ती है। ललक से हमें रिस्पांस करने की इच्छा शक्ति मिलती है और हमारे प्रतिसाद हमें पुरस्कार दिलाते हैं। हर आदत का मकसद पुरस्कार पाना होता है। पुरस्कार का पीछा हम क्यों करते हैं? वह इसलिए क्योंकि वे हमें संतुष्टि देते हैं और वे हमें शिक्षित करते हैं। पुरस्कार हमें यह सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में याद रखा जाना है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग यह जान जाता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्टि हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख का अनुभव फीडबैक का हिस्सा है। जिस काम से हमें खुशी मिलती है हम वह काम ज़्यादा करते हैं। पुरस्कार हमारी आदत के चक्र को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि यह आदत बढ़ने की प्रक्रिया बस एक बार होती है, यह पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। आदत के यह 4 स्टेप्स आपको अच्छी आदतें बनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में काफ़ी मदद करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काम को आप कहते हैं कि मैं करूँगा, वह आप क्यों नहीं कर पाते? आप सोचते हैं कि अब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठा करूँगा, लेकिन आप बस 1-2 दिन तक ही ऐसा कर पाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका जवाब आदत बदलने के 4 स्टेप्स यानी संकेत, ललक,
प्रतिसाद और पुरस्कार में मिल जाएगा। इनको आप आदत के 4 नियम भी कह सकते हैं। अगर आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं तो आपको बस 4 सवाल अपने आप से पूछने हैं। पहला, संकेत, मैं इसे स्पष्ट कैसे बनाऊं? दूसरा, ललक, मैं इसे आकर्षक कैसे बनाऊं? तीसरा, प्रतिसाद, मैं इसे आसान कैसे बनाऊं? और आखिरी, पुरस्कार, मैं इसे संतोषजनक कैसे बनाऊं? अगले अध्यायों में हम इन 4 नियमों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरें और बुरी आदतें लुप्त हो जाएं। अगला अध्याय, नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में एक रिसर्च हुई जिसमें लोगों के व्यायाम करने की आदत को बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यह रिसर्च 2 हफ्तों के लिए बनाई गई और इसमें 248 लोगों को शामिल किया गया। लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले समूह को सिर्फ ये निर्देश दिया गया कि वह यह देखें कि वह हफ्ते में कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरे समूह को व्यायाम करने के फायदे समझाए गए और उन्हें ये बताया गया कि किस तरह व्यायाम हार्ट को हेल्दी रखता है। उन्हें काफ़ी प्रेरित किया गया। तीसरे समूह को भी दूसरे समूह जितना ही प्रेरित किया गया, लेकिन तीसरे ग्रुप से एक प्लान मांगा गया कि वह कब, कहाँ और कितने समय के लिए व्यायाम करेंगे। रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले और दूसरे ग्रुप में से 35 से 40% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 90% लोगों ने हफ्ते में सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। इसे रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट कहते हैं, जो यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। वो किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखता है। सैकड़ों रिसर्चेस बताती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती है। जब आप किसी बिल को जमा कराने की तिथि लिख कर रख लेते हैं तो बिल टाइम से जमा कराने की संभावना बढ़ जाती है। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट ना पीने की आदतों से जुड़े रहते हैं। हम अक्सर अपने आप से यह कहते हैं कि अब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, रोज रनिंग करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, लेकिन हम यह कर नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि हम ये खुद को स्पष्ट नहीं करते कि कौन सा काम कब और कहाँ करना है। हम अपने ज़्यादातर काम उम्मीद और अवसर पर छोड़ देते हैं, और अगर वह काम करने की प्रेरणा हमें मिलेगी तो ही हम करेंगे। यदि आप इस बात को लेकर अस्पष्ट हैं कि कौन सी आदत कब और किस वक्त शुरू करनी चाहिए, तो कोशिश करें कि इसको साल के शुरू में या फिर महीने के पहले दिन शुरू किया जाए। इससे आपकी उस आदत को डालने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि आप चाहें तो आदत आज से भी शुरू कर सकते हैं। अपनी आदतों को क्रमबद्ध करना। अपनी आदतों को बदलने का आसान उपाय। आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी और शो ऑफ से भरा है। हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं। हमारी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आपने एक नई पैंट खरीदी, और जाहिर है जब आप नई पैंट लेंगे तो आप उसे पुराने जूतों के साथ पहनना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए आपको नए जूते भी लेने होंगे। इस पैटर्न को हम कहीं भी देख सकते हैं।
यदि आपने लिविंग रूम के लिए नया सोफ़ा लिया तो फिर लिविंग रूम को और चमकाने के लिए नई तस्वीरें भी लेंगे, नए पर्दे भी खरीदेंगे। इस खरीदारी के व्यवहार को हम दिदरो इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स इसी को फॉलो करते हैं। अगर आप बाथरूम जाते हैं तो आपको हाथ धोने का ख्याल आता है, और जब आप अपने हाथ टॉवल से पोंछते हैं तो आपको दिखता है कि टॉवल काफ़ी गंदा है और उसे साफ करना पड़ेगा। आपके इस ख्याल से आपको डिटर्जेंट का ख्याल आएगा और ये प्रोसेस चलता रहता है। हम अपने ज़्यादातर काम एक सीक्वेंस में करते हैं। इस पैटर्न को हम नई आदतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप नाश्ता 9 बजे करते हैं और आप खुद को ऐसा कह सकते हैं कि नाश्ता करने से पहले मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस तरह आप अपनी एक नई आदत को अपनी वर्तमान आदत से लिंक कर सकते हैं। इसे ही आदतों को प्रतिबद्ध करना यानी सीक्वेंस में लगाना कहते हैं। यह तरीका एक नई आदत बनाने के लिए बहुत लाभदायक है। यह इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट का ही एक स्वरूप है। काम को सीक्वेंस में लगाने के कारण आप खुद को यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप कौन सा काम कब करेंगे। आप ऐसे बहुत सारी आदतें अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं सोने से पहले 2 घंटा रीडिंग करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट नहाकर करूंगा, मैं सुबह ब्रश करने के बाद रनिंग करने जाऊंगा, और ऐसे ही कई सारे उदाहरण। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट और आदतों को प्रतिबद्ध करके आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी है। अगला चैप्टर, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। हम कहाँ पर हैं और हमारी आंखें क्या देख रही हैं, इस पर भी हमारा व्यवहार निर्भर करता है। चर्च में लोग बहुत धीरे से बातें करते हैं, सड़क पर हम सावधान होकर चलते हैं, क्लासरूम में हम सीधा होकर बैठते हैं, इत्यादि। हम अपनी आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम अक्सर नीचे रखी हुई चीज़ों की तुलना में आंखों के स्तर पर रखी हुई चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। शोरूम में महंगे कपड़े सबसे अच्छी जगह पर रखे जाते हैं और सबसे सस्ते कपड़े किसी कोने में सरका दिए जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा हमारी आंखों से मिल रही जानकारी के आधार पर हरकत करता है। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें। हर आदत एक संकेत यानी हिंट से शुरू होती है, और हम उसी संकेत पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। यदि आपकी गिटार किसी अलमारी में रखी होगी तो आप गिटार बजाने की प्रैक्टिस कम करेंगे। यदि आपने अपनी किताब किसी दूसरे रूम में रखी होगी तो आप रीडिंग कम करेंगे। लेखक कहते हैं कि वह पहले स्टोर से सेब खरीदकर फ्रिज में रख देते थे और फिर वह भूल जाते थे, और 2-3 दिन बाद वह उन्हें सेब सड़े हुए मिलते थे। इसके लिए लेखक ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक बड़ी कटोरी ली और उसमें सेब डालकर किचन में रख दिए, जहाँ पर लेखक की नज़र अक्सर जाया करती थी, और उन्होंने पाया कि वह रोज़ सेब खाने लग गए। ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में भी बहुत कॉमन हैं। अगर बिस्किट की प्लेट हमारे सामने पड़ी हो तो हम उसमें से 2-3 बिस्किट अक्सर उठा ही लेते हैं। यदि आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने रूम में मैप्स, बुक्स या फिर अन्य चीज़ें रखें जो आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती हों। आसपास के वातावरण में बहुत पावर होती है। माहौल डिज़ाइन करके आप अपने जीवन पर
नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। संदर्भ ही संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती है तो डॉक्टर उसे यह बताते हैं कि आप अपने सोने का कमरा अलग कर लो और उस कमरे में तब ही जाया करो जब आपको नींद आने लग जाए। ऐसा करने से हमारे दिमाग को ये संकेत मिलता है कि वह कमरा बस सोने के लिए है और वहाँ पर कोई और गतिविधियाँ नहीं होती। इससे हमें गहरी नींद का अनुभव होता है। लेखक कहते हैं कि जब वह अपने करियर की शुरुआत में थे तो सारा काम वह अपने सोफे पर बैठकर किया करते थे और खाना भी वहीं पर खा लेते थे। वह अपना बहुत सारा काम किचन में भी किया करते थे, जिससे चीज़ें मिक्सअप हो गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने अपने काम के लिए एक अलग कमरा बनाया और वहाँ पर वह बस काम किया करते थे। इससे उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बदलाव आया। हम अक्सर अपना मोबाइल फ़ोन दिन भर के अनेक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसी में ईमेल्स लिखते हैं, उसी में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उसी में पढ़ाई या फिर अन्य काम भी करते हैं। इससे हमारे दिमाग को क्लियर सिग्नल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम काम करते वक्त सोशल मीडिया में घुस जाते हैं और घंटों बीत जाते हैं। जब जब संभव हो सके आप अपने कामों की जगह को अलग कर लें। आप अपने काम के लिए एक अलग डेस्क और चेयर रख सकते हैं। पर्सनल वर्क के लिए अलग डेस्क रख सकते हैं और सोने के लिए एक डेडिकेटेड बेड लगा सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदायक और प्रोडक्टिव हो जाएगी। अब आपका दिमाग पहले से बेहतर संकेत को पकड़ेगा और नई आदतों को बनाने में आपकी मदद करेगा। अगला चैप्टर, आत्म नियंत्रण का राज। हम सभी आत्म नियंत्रण को पाना चाहते हैं। हालांकि ये करना काफ़ी आसान है, लेकिन हम इसकी साइंस को नहीं समझते, जिसकी वजह से हमें यह काम एक पहाड़ जैसा प्रतीत होता है। हाल ही में एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि ज़बरदस्त आत्म नियंत्रण में रहने वाले लोग उनसे अलग नहीं होते जो आत्म नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पैटी एल्बल ने एक बार सिगरेट पीना शुरू की। वह अपने एक दोस्त के साथ गुड़सवारी करते हुए काफ़ी बार सिगरेट पी लेती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। उन्होंने कई साल सिगरेट नहीं पी और उन्होंने गुड़सवारी भी छोड़ दी। लेकिन दशकों बाद जब वह घोड़े पर बैठीं तो उनके अंदर सिगरेट पीने की तलब इतने सालों बाद पहली बार जागी। उनकी सिगरेट पीने की आदत के अंश अभी भी उनके अंदर थे। उन्होंने बस उन संकेतों का सामना नहीं किया था जो इस आदत से जुड़े हुए थे। एक बार जब आदत जड़ें बना लेती है तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बुरी आदतें पूरी तरह छोड़ने के लिए आपको उन संकेतों से दूरी बनानी होती है जो इस आदत से जुड़े हुए हैं। यदि आप टीवी ज़्यादा देखते हैं तो अपने कमरे से टीवी हटा दें। यदि आप वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं तो आप अपने वीडियो गेम्स को खेलकर कबर्ड में डालकर रख दें, जिससे उससे बार बार खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। जब भी आप कोई सही चीज़ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को एकजुट करने की बजाय अपनी एनर्जी अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यही आत्म नियंत्रण का राज है। दूसरा नियम, इसे आकर्षक कैसे बनाएं? डच साइंटिस्ट निको टिनबर्गन ने 1940 में कई शोध किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर हम प्रेरित किन चीज़ों से होते हैं। उन्होंने मुर्गाबी पर शोध किया। इस पक्षी की चोंच पर एक लाल बिंदु होता है। जब इस पक्षी के बच्चे को भूख लगती है तो वह माँ की चोंच पर बने लाल बिंदु पर चोंच मारना शुरू कर देता है। निको टिनबर्ग ने एक नकली चोंच बनाई और उस पर एक लाल बिंदु बना दिया। बच्चों ने उसे चोंच मारना शुरू कर दिया।
फिर वह उस बिंदु का आकार बढ़ाते गए। जैसे जैसे बिंदु का आकार बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चे और तेजी से चोंच मार रहे थे। उन्होंने फिर एक की जगह 3 लाल बिंदु कर दिए। बच्चे तो मानो जैसे पागल ही हो गए। उनकी चोंच मारने की तीव्रता बढ़ गई। एक और पक्षी जो जमीन पर अंडे देता है, तो कई बार उसका अंडा घोंसले के बाहर चला जाता है, तो वह पक्षी उसे वापस से धकेल कर घोंसले में ले आता है। अगर आप कोई और गोल आकार की चीज उसके घोंसले के पास रख दोगे, तो वह वो चीज भी अपने घोंसले में धकेल कर ले जाने की कोशिश करेगा। उसे प्रकृति ने इतना बताया है कि कोई भी गोल चीज हो तो तुम उसे धकेल कर घोंसले में ले जाओगे। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज अंडा है या फिर कोई बल्ब या फिर कोई सेब। ऐसी प्रकृति हर जानवर में पाई जाती है। ये बहुत लंबे समय से चले आ रही सर्वाइवल की रेस में सीखी गई कुछ उपयोगी स्ट्रैटेजीज होती हैं। इंसानों ने भी हजारों सालों में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सीखी हैं जो अभी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। पहले खाने के लिए कैलोरीज की बहुत कमी हुआ करती थी, इसलिए इंसान लगातार खाता रहता था। उसे जो मिलता था वह वो खा लेता था। लेकिन वह आदत आज भी हम में से बहुत लोगों में स्टिमुलेट हो जाती है। हम हर रोज ऐसे लोगों से रूबरू होते रहते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत होती है, जबकि आज के खाने में इतनी कैलोरीज हैं जिसका सेवन करके हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आजकल का खाना भी काफ़ी आकर्षक हो गया है। जंक फूड देखकर हमें तुरंत भूख लग जाती है। विज्ञापनों में हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दुनिया की हर चीज इतनी आकर्षक हो गई है कि हम खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। सोशल मीडिया में आज ऐसे फीचर्स डाले जा रहे हैं जिससे हमारी दिमाग में डोपामीन का स्तर बढ़ाया जा सके। डोपामीन हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डोपामीन हमारे अंदर काम को पूरा करने की इच्छा जगाता है और हमें वो काम पूरा करने के बाद होने वाली खुशी का अनुभव कराता है। हालांकि जब वह काम पूरा हो जाता है तो हमें इतनी खुशी नहीं होती। हम भी अपनी आदतों को और आकर्षक बना सकते हैं जिससे उनकी आदत डालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें? रोनन बर्नी आयरलैंड में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स देखना काफ़ी पसंद है, मगर वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं। वह अपना वजन कम करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को इस्तेमाल में लाया। उन्होंने अपने साइकिल पर स्क्रीन लगा दी और एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जो इन दो आदतों को जोड़ता था। इस प्रोग्राम से नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब उनकी साइकिल एक अच्छी स्पीड पर चलती थी। जब उनकी साइकिल धीमी हो जाती थी तो उनका नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम अटक जाता था। ऐसे में वो नेटफ्लिक्स भी देख रहे थे और साइकिल चलाकर अपना वजन भी कम कर रहे थे। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको गाने सुनना पसंद है तो आप रनिंग करते समय गाने सुन सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा करें कि जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसके बाद कोई ऐसा काम रख दें जो आपको करना पसंद हो। जैसे कि मैं 2 घंटा पढ़ने के बाद बैडमिंटन खेलूँगा। मैं जिम से आने के बाद फेसबुक खोलूँगा। मैं एक हफ्ता लगातार जिम जाने के बाद पिज़्ज़ा खाऊंगा। मैं ये काम ख़त्म करके 2 सॉन्ग्स सुनूंगा। ये मात्र उदाहरण हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी काम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे आपकी आदत और भी आकर्षक बन जाएगी और उस आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी काफ़ी मदद होगी। अगला चैप्टर,
आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। हंगेरी में रहने वाले लाल्जो पोलगर ने 1965 में क्लारा नामक महिला को एक के बाद एक पत्र लिखे। लाल्जो मेहनत और कड़े परिश्रम पर विश्वास कर रखते थे। वह मानते थे कि इंसान किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकता है अगर वह अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। क्लारा एक टीचर थी और जाहिर सी बात है कि वह भी कड़े परिश्रम और मेहनत पर विश्वास रखती थी। लाल्जो ने उन्हें पत्र में बताया कि वह अपने बच्चों पर एक प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने जैसे तैसे क्लारा को मना लिया और उन दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चेस की फील्ड चुनी। उन दोनों ने अपने घर को चेस से रिलेटेड किताबों और तस्वीरों से भर दिया। उनके घर में ज़्यादातर चीज़ें चेस से रिलेटेड इकट्ठा होने लगी। लाल्जो और क्लारा की 3 बेटियां हुई, सुसन, सोफिया और जूडिट। सुसन, जो कि सबसे बड़ी थी, उसने 5 वर्ष की आयु में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया और 6 महीने बाद वह बड़ों को हराने लगी। सोफिया उससे छोटी थी। 14 साल बाद वह वर्ल्ड चैंपियन बन गई और कुछ ही वर्ष बाद वह ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जूडिट, जो कि सबसे श्रेष्ठ थी, 5 साल की आयु में वह अपने पिता को हराने लगी और 12 वर्ष की आयु में दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी जूडिट ही थी। 27 वर्ष की आयु में वह दुनिया की पहले नंबर की महिला शतरंज खिलाड़ी रही। सामाजिक मानकों का मोहक खिंचाव। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें समूह में रहना पसंद है। हम एक दूसरे से बंधन में बंधना चाहते हैं। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अच्छा लगता है। अगर कोई जानवर अपने झुंड से अलग हो जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं। इंसान भी हजारों सालों में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता आया है। हमें भी ग्रुप में रहना अच्छा लगता है और जिन ग्रुप्स में हम रहते हैं हम जाने जाने में उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। यदि आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर लोग महंगे कपड़े पहनते हैं तो आप भी ऐसा शौक रखने लगते हैं। यदि आपकी किसी इंसान से गहरी दोस्ती है तो आप उनके बोलने के अंदाज के साथ डल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके और आपके दोस्त की बोली एक जैसी हो गई है। जितनी ही गहराई से आप किसी से जुड़े होते हैं उतना ही आप उस व्यक्ति के अंदाज को सिंक्रोनाइज करते हैं। यह चीज़ हमें ऐसे ग्रुप्स या फिर व्यक्ति को ढूंढने में मदद करती है जो कि हमारे अंदाज से मिलता जुलता हो। लेखक ने 3 बहनों की एग्जाम्पल देते हुए यह बात को समझाने की कोशिश की है कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम खुद ब खुद वैसा बन जाते हैं। कोशिश करें कि आपका ग्रुप यानी आप जिस माहौल में रहते हैं वह आपकी जीवन शैली से मेल खाता हो। अगर आपकी जीवन शैली आपके ग्रुप से अलग है तो आप अपने घर में अपनी जीवन शैली के हिसाब से माहौल को बनाएं। यदि आप एक लेखक हैं तो अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाएं। यदि आप एक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्टडी मटेरियल के चार्ट्स अपने रूम में चिपकाएं। ऐसा करने से आप अपने घर में ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला चैप्टर, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। ललक कहाँ से आती है? हर व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर की सतही स्तर पर कोई ललक यानी क्रेविंग होती है। उसके पीछे गहराई में कोई इंस्पिरेशन होती है। लेखक कहते हैं कि मुझ में भी अक्सर ललक पैदा होती है, जैसे कि मैं टाकोस खाना चाहता हूँ। आप मुझसे अगर पूछेंगे कि मैं टाकोस क्यों खाना चाहता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन गहराई से देखें तो जो बात मुझे टाकोस खाने के लिए इंस्पायर करती है
वह यह है कि मैं जीवित रहना चाहता हूँ, जिसके लिए खाना और पीना चाहता हूँ। हमारी भीतर की प्रेरणाओं में ये शामिल हैं। पहला, एनर्जी बचाना। दूसरा, पानी और खाना हासिल करना। तीसरा, प्रेम प्राप्त करना और संभोग करना। चौथा, एक दूसरे से जुड़ना और संबंध बनाना। पांचवा, सामाजिक छवि बनाना। और छठवां, अनिश्चितता कम करना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ की कुछ आदतें इन बेसिक क्रेविंग्स यानी ललक से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रेम पाना और संभोग करने को हम टिंडर का उपयोग करने से जोड़ते हैं। दूसरे लोगों से जुड़ने और संबंध बनाने के लिए हम टिंडर का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक छवि बनाने के लिए हम इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करते हैं। अनिश्चितता कम करने के लिए हम गूगल पर सर्च करते हैं। आपकी आदतें किसी पुरानी डिज़ायर का हल करने की कोशिश करती हैं। एक व्यक्ति तनाव का हल ढूंढने के लिए सिगरेट पीना सीख सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति तनाव को कम करने के लिए दौड़ने जा सकता है। जब हम किसी काम को उस समस्या का हल समझने लगते हैं तो फिर हम वह काम वही समस्या होने पर फिर से दोहराएंगे। वह व्यक्ति तनाव होने पर फिर से सिगरेट पिएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस होने पर रनिंग करेगा। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक संकेत छुपा होता है, और जब आपको कोई संकेत मिलता है तो अपनी जानकारी के हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं और आप फिर प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स करते हैं। आपको संकेत मिलता है कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, फिर आप अनुमान लगाते हैं कि अब आगे की सिचुएशन क्लियर है, और फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलरेटर दबाते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया महज कुछ ही क्षणों में हो जाती है। आपको संकेत मिलता है कि आप तनाव में हैं, आप इस स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं और आप अपनी पुरानी पड़ी जानकारी पर अनुमान लगाते हैं कि सिगरेट पीने से समस्या हल हो सकती है और तनाव से राहत मिल सकती है, और इस बेस पर आप रिस्पांस देते हैं और एक सिगरेट सुलगा लेते हैं। हमारा बिहेवियर इस तरह के पूर्वानुमानों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। हम पुराने एक्सपीरियंस से आदतों का चयन करते हैं। दो व्यक्ति सिगरेट की ओर देखते हैं, एक को उसके पीने का मन करता है, जबकि दूसरे को उसकी गंध से भी चिढ़ आती है। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को प्रोग्राम। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक सोच और अनुभव से जोड़ देते हैं तो आप उन्हें और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ता है और उठकर आपको सेल्स कॉल्स करनी पड़ती हैं और आपको अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। आप सोचिए कि आपको सिर्फ एक शब्द बदलना है। आपको करना पड़ता नहीं है, आपको करने को मिलता है। आपको बिजनेस के चलते आपको जल्दी उठने को मिलता है, आपको सेल्स कॉल्स करने को मिलती हैं, आपको अपने परिवार के लिए खाना बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द के बदल देने से आप अपने नज़रिए को बदल देते हैं। आप अपने काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। लेखक ने एक बार व्हील चेयर पर जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात की। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको व्हील चेयर पर ही बैठे रहने में कठिनाई होती होगी। तो उस व्यक्ति का जवाब बहुत प्रभावित करने वाला था। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कठिनाई नहीं बल्कि उस कुर्सी पर अपनी स्वतंत्रता लगती है। यदि यह व्हील चेयर ना होती तो मैं सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता और बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं कर पाता। नज़रिए में यह बदलाव आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान कर उसे अवसर में बदल देता है।
अपनी आदतों के नुकसान के बजाय फायदे को रेखांकित करना आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने और आदतों को आकर्षक बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कई लोगों को बड़े प्रेजेंटेशन देने में और पब्लिक स्पीच में बड़ा डर लगता है। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह बोलते बोलते हड़बड़ा जाते हैं। आप चाहें तो अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। मैं नर्वस हूँ, यह कहने की बजाय खुद से यह कहें कि मुझे यह कार्य करने में बड़ी खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की शक्ति मिल रही है। मानसिकता में यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह उन फीलिंग्स को बदलने में मदद करते हैं जो आप किसी सिचुएशन में जोड़ते हैं। चलिए अब एक कदम और आगे चलते हैं। आप अपनी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए एक और अच्छी रणनीति बना सकते हैं। जिसमें भी आपको खुशी मिलती है उसको सरलता से अपनी आदतों से जोड़ दें। इस तरह की रणनीति से फिटबर्स के बॉक्सर और लेखक को बहुत लाभ हुआ। उन्हें गाना सुनना अच्छा लगता था। कई बार जब वह लिखने बैठते थे तो हेडफोन्स लगाकर गाने सुना करते थे। कई बार ऐसा करने पर यह एक संकेत बन गया। फिर जब भी वह हेडफोन्स लगाते थे, चाहे उसमें गाना चल रहा हो या नहीं, तो उनका लिखने का मन करने लग जाता था। वह बिना किसी साइंस जाने ही इस रणनीति का फायदा उठा रहे थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको कोई काम करना बेहद पसंद है तो उसे उस काम करने से पहले करें जिसकी आप आदत डालना चाहते हैं। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और आपको मॉर्निंग एफर्मेशन सुनना या फिर कोई और काम करना अच्छा लगता है तो उसे मेडिटेशन के तुरंत पहले करें। फिर धीरे धीरे वह काम उस मुश्किल काम को करने का एक संकेत बन जाएगा। खराब आदतों के कारणों का पता लगाने और उनमें सुधार करने की कुंजी यही है कि जो चीज़ें उनको जोड़ती हैं आप उन्हें फिर से परिभाषित कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पूर्वानुमानों को फिर से प्रोग्राम कर सकें तो मुश्किल आदतें भी आपके लिए खेल बन जाएंगी। अगला चैप्टर, धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उसमैन ने क्लास के पहले ही दिन बच्चों को दो ग्रुप्स में बांट दिया। क्लास के लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ की संख्या पर ग्रेड्स दिए जाने थे। 100 फोटोज देने वाले को ए रेटिंग और 90 फोटोज देने वाले को बी रेटिंग और ऐसे ही अन्य रेटिंग बनाई गई। क्लास के राइट साइड वाले स्टूडेंट को मात्र एक फ़ोटो देनी थी और वह फ़ोटो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए थी। पर जब क्लास के अंतिम दिन स्टूडेंट से फ़ोटो कलेक्ट की गई तो यह पाया गया कि ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ उन बच्चों ने खींची थी जिनको फ़ोटोज़ की संख्या पर ग्रेड्स दिए जाने थे। सेमेस्टर के दौरान यह छात्र फ़ोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग को सेट करने में व्यस्त रहे और साथ ही वह अपनी गलतियों से सीखते गए। सैकड़ों फोटोज लेने की इस प्रक्रिया में उन्हें महारत हासिल हो गई, जबकि दूसरा ग्रुप मात्र एक स्टिक फोटो के लिए ही बैठा रहा। हम अक्सर अपनी योजनाओं को सटीक बनाने में ही उलझे रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। वॉल्टेयर ने एक बार कहा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। लेखक इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहते हैं। हम अक्सर योजनाओं में उलझ कर रह जाते हैं और काम की गति को कम कर देते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कुछ हासिल नहीं होता तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम में से सभी लोग असफलता से बचना चाहते हैं। हम असफलता से डरते हैं, इसलिए हम ऐसी योजना की तलाश करने लगते हैं जिसमें असफलता का मुंह ना देखना पड़े और हमें ऐसा लगता है कि हम
बिना असफलता और जोखिम के आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आप कोई काम करने से पहले अनेक योजनाएं बनाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? आदत एक प्रोसीजर है जिसमें बार बार कोई चीज़ दोहराने से वह व्यवहार संचालित हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जिस चीज़ को आप बार बार करते हैं उस चीज़ को प्रोसेस करने वाला दिमाग का हिस्सा आकार में बड़ा हो जाता है। शिकागो में टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स के दिमाग का हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट आम लोगों से बड़ा होता है क्योंकि उन्हें रास्ते याद रखने होते हैं। एक मैथमेटिशियंस के दिमाग का ग्रे मैटर औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ में एक्सपर्ट होने लगता है। तो सवाल यही नहीं होना चाहिए कि आदत को बनाने में कितना समय लगता है। सवाल यह होना चाहिए कि आदत को बनाने के लिए एक काम को कितनी बार दोहराना होता है। आदत बनने में 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी बार दोहराते हैं। अगला चैप्टर, कम से कम प्रयास का नियम। ऊर्जा अनमोल होती है और हमारा शरीर कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि जब भी संभव हो यह उसे बचा लेता है। हम उस काम को करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं जिसे करने में कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता हो। जैसे अगर आपको कोई कहे कि रोज़ 100 पुशअप्स मारने हैं तो आप 1-2 दिन तो ऊर्जा इकट्ठी कर लोगे, लेकिन फिर आपका शरीर थकने लग जाएगा। फिर आपका दिमाग उन कामों की ओर चला जाएगा जिसमें कम ऊर्जा खर्च होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि रोज़ 1 पुशअप मारना है तो आपका दिमाग यह करने के लिए आसानी से राज़ी हो जाएगा। हमारा ज़्यादातर समय उन कामों को करने में जाता है जिसमें बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे कि फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करना, टेलीविज़न देखना और बाकी फालतू की चीज़ें करना। हम जिसे आदत बनाना चाहते हैं उस काम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि शुरू में उसे करने के लिए कम से कम ऊर्जा लगे। जैसे कि आप रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शुरू में 5-6 पेजेस से स्टार्ट करें ताकि वो काम करना आपके लिए आसान हो जाए। कम प्रयास में अधिक कैसे प्राप्त करें? आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं और चीज़ें जितनी आसान होती हैं उनकी आदत बढ़ना भी उतना ही आसान होता है। फेसबुक ने हमारे लिए लॉगिन करना और नए अकाउंट्स क्रिएट करना काफ़ी आसान कर दिया है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वह कोशिश करती हैं कि उनके प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना इस्तेमाल करने में आसान बनाया जाए। यह चीज़ हम अपनी आदतों में भी लागू कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी आदतों को कम अवरोध भरा बना दें। यदि आप काम से घर आ रहे हैं और जिम आपके रास्ते में पड़ता है तो कोशिश करें कि घर जाने से पहले जिम जाएं और जिम करके फिर घर जाएं। इससे ये काम कम अवरोध भरा हो जाएगा। आपको घर से वापस जिम नहीं जाना पड़ेगा। आपके जिम जाने की आदत बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। असल मुद्दा एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही काम करना जितना आसान हो उतना आसान बनाया जा सके। बेहतर आदतों के निर्माण का बड़ा चैलेंज अच्छी आदतों के अवरोध को कम करना और बुरी आदतों के अवरोध को बढ़ाना है। हमें ऐसा करने के तरीके जल्द से जल्द खोज लेने चाहिए। टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें? टाइला थार्प एक सफल अमेरिकी डांसर और कोरियोग्राफर हैं। वह अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी छोटी छोटी आदतों को देती हैं। वह कहती हैं कि मैं एक रस्म से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, अपने वर्कआउट के कपड़े, लेग वार्म्स, अपने स्वेट शर्ट और कैप पहनती हूँ।
मैं अपने घर के बाहर थोड़ा वॉक करती हूँ, टैक्सी को बुलाती हूँ और ड्राइवर को कहती हूँ कि मुझे जिम ले जाए, जहाँ पर मैं 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ। रस्म जिम में स्ट्रेचिंग और वेट लिफ्टिंग नहीं है। रस्म वह है जब मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। हर सुबह टैक्सी लेना आपको बहुत छोटा काम लग सकता है, लेकिन यह एक निर्णायक फैसला होता है। यह तय करता है कि आप सुबह जिम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, लगभग शाम के 5:15 बजे, जो मेरे रात के बाकी हिस्सों को आकार देता है। जब मेरी वाइफ काम से घर आती है तो हम या तो जिम जाने वाले कपड़े पहनेंगे या फिर सोफे पर बैठ जाएंगे। यदि मैं जिम के कपड़े पहनता हूँ तो यह बात क्लियर हो जाती है कि मैं जिम जाकर कसरत करूँगा और फिर इसके बाद जिम जाने के लिए ड्राइविंग और कसरत अपने आप हो जाएगी। हर दिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो हमारे दिन को आकार देते हैं। ये क्षण डिसाइड करते हैं कि हम अपनी आदतों को लेकर कितने सीरियस हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं, हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं। इसलिए निर्णायक पल को अपने कंट्रोल में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। 2 मिनट का नियम। जब हम जानते हैं कि हमें छोटे से आरंभ करना चाहिए, तो भी बड़े से शुरुआत करना आसान रहता है। जब हम कोई नई आदत को शुरू करने का प्रयास करते हैं, तो हम उत्साह से भर जाते हैं और कम समय में हम ज़्यादा की कोशिश करने लगते हैं। हमारे इस बिहेवियर को थोड़ा कम करने के लिए या फिर इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो लेखक बता रहे हैं वह है 2 मिनट के नियम का उपयोग करना। जब आप कोई भी नई हैबिट बनाना शुरू करें तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। हर आदत को हम 2 मिनट से कम समय से शुरू कर सकते हैं। रीडिंग। हर रात सोते समय 2 मिनट में एक पेज पढ़ लें। क्लास के लिए नोट्स खोल लीजिए। 3 किलोमीटर दौड़ना है तो 2 मिनट में जूते पहन लें। विचार यह है कि जितना संभव हो सके आपको अपने काम को उतना आसान बनाना है। कोई 2 मिनट में एक पेज पढ़ सकता है, कोई 2 मिनट में ध्यान शुरू कर सकता है, कोई 1 मिनट में दौड़ने के लिए जूते पहन सकता है। आपकी आदतें आप पर बोझ नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसा बना दें कि आप इसे कभी भी कर सकें। हालांकि इसके बाद वाला समय आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये शुरू के 2 मिनट आपके लिए सबसे आसान होने चाहिए। जब हर रोज आप इस नियम का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए यह एक रस्म बन जाएगी। यह 2 मिनट आपके लिए एक गेटवे की तरह काम करेंगे जो आपको आपकी आदत की तरफ ले जाएंगे। कुछ लोगों को यह 2 मिनट का नियम बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। आप जानते हैं कि आपको कोई भी काम 2 मिनट से ज़्यादा ही करना है। यह एक मानसिक अभ्यास है जो आपके दिमाग को यह बताता है कि मैं इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेखक बताते हैं कि उनके एक पाठक ने यह रणनीति 100 पाउंड से अधिक वजन कम करने के लिए अपनाई। वह रोज जिम जाया करते थे और 5 मिनट कसरत किया करते थे। फिर 5 मिनट बाद वह रुक जाते थे। वह हर रोज 5 मिनट ही वर्कआउट करते थे। जब उन्होंने पाया कि वह हर रोज जिम जा रहे हैं तो उन्होंने वर्कआउट के टाइम को बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ साल बाद उनका वजन चला गया। जर्नलिंग एक और इस तरह का उदाहरण है। अक्सर लोग जर्नलिंग को कुछ दिन करके बंद कर देते हैं। रहस्य यह है कि काम को उस पॉइंट तक किया जाए जब तक वो काम काम ना लगे।
जब भी आप किसी आदत से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदत को सरल बनाने का यही सबसे आसान तरीका है। अगला चैप्टर, व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। बात 1990 के दशक की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टीफन लूबी ने नेब्रास्का में अपना होम टाउन ओमाहा छोड़ दिया। वह कराची पाकिस्तान चले गए। कराची उस समय सबसे पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक था। ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब था। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा चहल पहल वाले एयरपोर्ट्स और बंदरगाह थे। वहाँ के ज़्यादा लोग अवैध झुग्गी झोंपड़ियों और इलीगल बिल्डिंग्स में रहते थे। सड़कों पर जहाँ वहाँ गंदगी फैली हुई थी। जब बरसात नहीं होती थी तो सड़कों पर गंदगी और धूल जमा हो जाती थी। जब बरसात होती है तो सड़कों में पड़े गड्ढे और नाले गंदे पानी से भर जाते हैं और इस पानी से मलेरिया, उल्टी होना, पेट खराब होना ऐसी बीमारियों का जन्म होता है। कराची के 1/3 बच्चे कुपोषित थे। लुब्बी और उनकी टीम ने जब सर्वे किया तो पाया उन लोगों की आदतें अनहाइजेनिक थी। वह खाना खाने और बनाने से पहले हाथ नहीं धोते थे और कोई कोई तो बस एक साथ एक हाथ धोता था। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि सभी यह जानते थे कि हाथ अच्छे से धोना जरूरी है। समस्या उनकी निरंतरता में थी। लूबी ने प्रॉक्टर और गैम्बल कंपनी के साथ भागीदारी की और लोगों को सेफ गार्ड नामक साबुन प्रोवाइड कराया। यह साबुन एक प्रीमियम साबुन था। यह हाथ धोने की प्रक्रिया को आनंदित और संतोषजनक बना देता था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और झाग भी बहुत निकलती थी। लोगों को हाथ धोकर एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। कुछ महीनों में ही स्टडी करने वाले बच्चों की सेहत में जबरदस्त बदलाव आया। निमोनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां 50% तक कम हो गई। लंबे समय में इसका प्रभाव और भी ज़्यादा था। जब 5 साल बाद फिर से कराची आकर देखा गया तो पाया गया कि 95% परिवार जिन्हें वह साबुन फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था वह अभी भी इस आदत को बनाए हुए थे। आदत के चौथे नियम इसे संतोषजनक बनाएं कि यह बहुत अच्छी मिसाल है। किसी चीज़ का संतोषजनक होना हमारे दिमाग को यह बताता है कि यह काम करके अच्छा लगा, इसे फिर से करो। तात्कालिक और विलंबित पुरस्कारों में असंतुलन। सोचिए कि आप अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले जानवर हैं तो आपके दिमाग में खाना कैसे हासिल करना है, संभोग या फिर शिकारियों से कैसे बचाया जाए, यह सब चीज़ें चल रही होंगी। आप ज़्यादातर अपना समय वर्तमान में बिताएंगे। आप कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि मैं अगले साल के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। इंसान का दिमाग भी कुछ इसी तरह ऑपरेट करता है। हमारे पूर्वज भी हजारों सालों से बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन में रहते आ रहे हैं। उनके मन में भी खाना, पानी, संभोग और शिकारियों से बचने के रिलेटेड थॉट्स चलते होंगे। परिस्थितियां अब जाकर बदली हैं। करीब 600-700 साल पहले अब जाकर हम अपने फ्यूचर के बारे में और लॉन्ग टर्म वाली सोच रखते हैं। लेकिन अभी भी हमारा दिमाग हमारे पूर्वजों की तरह ही ऑपरेट करता है। उसे ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसे अभी संतुष्टि प्रदान कर दें। हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों या फिर क्रियाओं की तरफ आकर्षित होता है जो उसे वर्तमान में सुख का अनुभव करा दें। हम सिगरेट क्यों पीते हैं? सभी को पता है कि इससे लंग कैंसर का खतरा होता है। सिगरेट हमें तुरंत तनाव से मुक्ति प्रदान करता है, जबकि लंग कैंसर 20-30 साल बाद होने की संभावना है। हमें सेक्स से तुरंत खुशी मिलती है, जबकि उससे होने वाले संक्रमण कई हफ्तों बाद सामने आएंगे।
हमें पता है कि ज़्यादा खाने से मोटापे का खतरा है, लेकिन वह हमें उसी वक्त संतुष्टि प्रदान करता है। हमें सोशल मीडिया पर उसी वक्त तारीफ मिल जाती है, जबकि असल में वह तारीफ सुनने के लिए आपको कुछ हासिल करना होगा। इसलिए हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। इसमें हमारा कसूर नहीं है, इंसान के दिमाग की बनावट ही कुदरती ऐसी है। तो फिर हम लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना, बिजनेस के लिए मेहनत करना, सेहतमंद रहने के लिए रोज दौड़ना, इन सब को कैसे हासिल करेंगे? आपको अपने माइंड की कुदरती बनावट के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अपने काम को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि चाहे आपको वह चीज़ 5 साल बाद हासिल हो, लेकिन जो कदम आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे, आपको उनको मज़ेदार बनाना होगा, ताकि दिमाग को वह काम करने में रोज़ संतोष और सेटिस्फैक्शन का अनुभव हो। मान लीजिए कि आप व्यायाम की आदत या फिर जिम जाने की आदत को फॉलो कर रहे हैं। आपको इस आदत के परिणाम मिलने में वक्त लग सकता है। इसके लिए आप क्या करें कि आप अगर एक हफ्ता जिम जाते हैं, तो इसके लिए अपने आप को कोई पुरस्कार दें। वह पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, जैसे मालिश करना, मूवी देखना इत्यादि। इससे आपके दिमाग को संतुष्टि का भाव होगा और वह जिम जाने की आदत को प्रवृत्त करने लगेगा और जिम जाने के अवरोध को कम करेगा। अगला चैप्टर, हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यह किस्सा 1993 का है। कनाडा में एक बैंक ने टोरेंट डेयरस्मिड नाम के एक 23 साल के व्यक्ति को काम पर रखा था। डेयरस्मिड इस फील्ड में नए थे, कोई भी उनसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक साधारण सी आदत के बदौलत बहुत तेज़ी से तरक्की की। वह अपने काम की शुरुआत 2 जार से करते थे। वह एक जार में 120 पेपर पिन्स डालते थे और दूसरा जार खाली रहता था। वह हर कॉल के बाद एक पेपर क्लिप उठाकर खाली जार में डाल देते थे और वह तब तक काम करते रहते थे जब तक पहले वाले जार में से सारी पेपर पिन्स दूसरे में ना डाल दें। इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं और ये करने में बेहद आसान है। एक महिला एक पेज पढ़कर ख़त्म करने के बाद हेयर पिन एक से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करती थी। डेयरस्मिड ने अपनी कंपनी को उस साल $50 लाख कमा कर दिए और कुछ ही माह में डेयरस्मिड ने किसी अन्य कंपनी में 6 अंकों वाली सैलरी वाली जॉब पा ली। प्रगति करना हमें संतोष देता है और इस टेक्निक से हम यह ट्रैक करते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन वह अपनी आदत या रूटीन को फॉलो करते हैं, उस डेट पर वह क्रॉस बना देते हैं। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं तो किताब के पेजेस की संख्या आपके लिए हैबिट ट्रैकर का काम कर सकती है। हमें कोई तरीका ढूंढ लेना चाहिए जिससे हम अपनी आदतों को ट्रैक कर सकें, अपनी प्रगति को देख सकें। इससे हमारे दिमाग को एक संकेत मिलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं और यह एक सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। हमें अपने काम को करने में मज़ा आने लगता है। हैबिट ट्रैक करने के अनेकों फ़ायदे हैं। ये आपके लिए एक मोटिवेशन का स्रोत भी बन सकता है। अगला चैप्टर, किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज़ को बदल सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पायलट के तौर पर काम करने के बाद रॉजर फिशर ने हार्वर्ड स्कूल में लॉ की पढ़ाई की। जब 1970 और 1980 में न्यूक्लियर वार का खतरा बढ़ चुका था, तो फिशर ने एक बहुत ही दिलचस्प विचार विकसित किया। जब फिशर को पता लगा कि
किसी भी राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा है जो लाखों लोगों को मार सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति कोड लॉन्च करेगा वह किसी को मरते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि वह उनसे हजारों मील दूर बैठा होगा। फिशर ने कहा कि मेरा सुझाव काफ़ी सरल है। छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और सर्जरी करके वह कैप्सूल किसी व्यक्ति के दिल के पास इंसर्ट कर दें, और वह व्यक्ति हमेशा बड़ा चाकू अपने साथ रखे, और फिर अगर वो कैप्सूल में छिपा कोड राष्ट्रपति को इस्तेमाल करना हो तो उनको वो कैप्सूल उस व्यक्ति की मृत्यु करके उसके सीने से खुद निकालना होगा। उन्हें किसी की ओर देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या होती है। एक निर्दोष आदमी की मृत्यु क्या है? व्हाइट हाउस के कालीन पर खून। इससे उनका वास्तविकता से सामना होगा। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है। इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जिस तरह हम उस काम को बार बार करते हैं जिसमें संतोषजनक एक्सपीरियंस होता है, इसी तरह हम उस काम से दूर भागते हैं जिसमें असंतोषजनक की फीलिंग आती है। हम उस काम को करने से हिचकिचाते हैं। जिस चीज़ में हमें हार मिली होती है वह चीज़ हमारे दिमाग पर छप जाती है। जिस चीज़ को करने में हमें पीड़ा होती है, हमें दुख का अनुभव होता है, हम उस चीज़ को दोहराने से बचते हैं। जब बिजली के बिल को टाइम से ना भरने पर उस पर पेनाल्टी लगाई जाती है तो हम अगली बार उसे टाइम से भरते हैं। हम बुरी हैबिट्स को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं। यदि आप बुरी आदतें और असेहतमंद व्यवहारों को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस गलती के साथ एक कीमत जोड़ने से उनकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है। आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए कि यदि आप कोई बुरी आदत दोहराएं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। आदत का अनुबंध। सबसे पहले सीट बेल्ट के लिए लॉ 1984 में न्यूयॉर्क में लाया गया था। उस समय मात्र 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं। मात्र 30 वर्षों में आदत का उलटफेर हो गया। ये हमारी आदत को आकार देने के लिए एक अनुबंध का उदाहरण है। जब भी कोई रूल यानी कानून तोड़ता है तो उसे पेनाल्टी भरनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि नैशविल टेनिस के इंटरप्रेन्योर ब्रायन हैरिस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा। वह वजन कम करना चाहते थे। उन्होंने वजन कम करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांट दिया। उन्होंने हर चरण के नियम बनाए और उन नियमों को एक पेपर पर लिखा और उन नियमों को तोड़ने पर अलग अलग सजा भी निर्धारित की। इस पेपर पर उन्होंने अपनी वाइफ और कोच के हस्ताक्षर करवाए। वह जब भी नियम तोड़ते थे तो वह अपने कोच को 200 पाउंड पे करते थे और नियम तोड़ने के अगले दिन उन्हें एक बड़ी टोपी पहननी होती थी जो कि उनके कॉम्पिटिटर की बनाई हुई थी, और ऐसे ही उन्होंने वह सज़ा डिसाइड की जो उन्हें दर्द देती हो या फिर उनके लिए असुविधाजनक हो। और आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका वजन जल्द ही कम हो गया। हम हमेशा अपने आप को दुनिया के आगे सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। हम अच्छे दिखना चाहते हैं। हम रोज़ खुद की साफ सफाई करते हैं, बालों में कंघी करते हैं और अच्छे वस्त्र पहनते हैं। हम अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। शायद इसलिए कि ब्रायन हैरिस का नियमों वाले पेपर पर अपनी वाइफ और कोच के सिग्नेचर लेने का आइडिया काम कर गया। अगला चैप्टर, प्रतिभा के बारे में सच।
माइकल फेल्प्स से आप सभी परिचित हैं। वह अमेरिका के जाने माने और सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स हैं। उनके नाम ढेर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्विमर माना जाता है। हकीम अल गुरूज को कम लोग जानते हैं। उन्हें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट माना जाता है। उनके नाम भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एथलीट्स के पेशे अलग हैं। माइकल फिलिप्स एक स्विमर हैं और हकीम अल गुरूज एक रनर हैं। माइकल फिलिप्स ने पानी में अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अर्जित किए हैं, जबकि हकीम अल गुरूज ने जमीन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। माइकल फिलिप्स का कद 6 फुट 9 इंच है। यदि वह 1500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेंगे तो ये कद उनके लिए अभिशाप साबित होगा। उनका लंबा कद और ज़्यादा वजन उनको जल्दी थका देगा, जबकि हकीम अल गुरूज इस दौड़ में बाजी मार जाएंगे। ऐसा ही स्विमिंग के क्षेत्र में है। यहाँ पर माइकल फिलिप्स का लंबा कद और चौड़ी छाती और पीठ उन्हें तैरने में मदद करेगी, जबकि इस क्षेत्र में हकीम अल गुरूज मार खा जाएंगे। दोनों एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा को मद्देनजर रखते हुए अपनी फील्ड को चुना हुआ है। यदि आपका कद लंबा है तो आपको बास्केटबॉल में फ़ायदा मिल सकता है। हमें इस बात को मानना होगा कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। यह बात केवल शारीरिक गुणों के लिए ही सही नहीं है, बल्कि यह बात मानसिक कौशलता पर भी लागू होती है। लेखक कहते हैं कि यदि आप मुझसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूछेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, बजाय पॉलिटिक्स के। इसी तरह हर कोई व्यक्ति जो अपनी फील्ड में निपुण है, उसने अपनी प्रतिभा के हिसाब से वह क्षेत्र चुना हुआ है। विचार यह है कि अपना क्षेत्र वह चुने जिसमें आप उल्लासित हों, जो आपको एक्साइट करता हो और आपकी जीवन शैली या फिर आपकी प्रतिभा आपके क्षेत्र से मेल खाती हो। आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके लिए काम करती हों। यदि आपको जिम जाना या फिर वर्कआउट पसंद नहीं है तो आप अपने व्यायाम का तरीका बदलें। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो वह करें। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो वह खेलें। इसी तरह यदि आप रीडिंग को अपनाना चाहते हैं और आपको नॉन फिक्शन नॉवेल्स पसंद नहीं है तो आप फिक्शन नॉवेल्स से शुरुआत कर सकते हैं। आपकी आदतें आपकी मानसिकता से मेल खानी चाहिए। उन कंडीशंस को खोजने और डिज़ाइन करने की कोशिश करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हों। कैसे वह क्षेत्र ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे अनेकों सपने होते हैं। हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और हमारे पास अपना क्षेत्र चुनने के विकल्प होते हैं। और जैसे ही अलग अलग विकल्पों का आप पता लगाते हैं तो सवालों की एक सीरीज शुरू होती है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए संतोषजनक हों। आप खुद से ये सवाल पूछें। पहला, वह क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार है और दूसरों के लिए बोझ है। आप किस क्षेत्र में फिट बैठते हैं ये इससे नहीं पता लगता कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि इससे पता लगता है कि उस काम के दर्द को लेकर आपकी क्या मानसिकता है। आपके लिए वह काम मज़ेदार होना चाहिए। आप वह काम करके खुद को आजमा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूँ। प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। जब आप किसी चीज़ की परवाह करते हैं तो वह काम स्वाभाविक रूप से आपके लिए संतोषजनक होता है। आप इस स्थिति को तब अनुभव करते हैं जब आप अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हैं और दुनिया धुंधली हो जाती है।
आपका समय कब बीत जाता है आपको पता नहीं लगता। तीसरा सवाल, एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है। हम अपनी तुलना लगातार अपने आसपास के व्यक्तियों से करते रहते हैं और जब तुलना हमारे पक्ष में होती है तो हम मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने jamesclear.com लिखना शुरू किया था तो उन्हें अपने दोस्तों की तुलना में अच्छे परिणाम मिल रहे थे, जिसके चलते उन्हें मोटिवेशन मिलती रही और वह लिखते रहे। चौथा सवाल, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है। एक पल के लिए भूल जाओ कि आपको दुनिया ने क्या पढ़ाया है, लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, यह भी भूल जाओ। किसी को खुश करने की कोई आंतरिक सीमा नहीं है। अपने अंदर झांको और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है। आपको बिना किसी की परवाह किए उसमें उतरते जाना है और आनंद लेना है। जब भी आपको अपने काम में संतुलन और सटीकता लगने लगे तो समझ जाना आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आप कोई क्षेत्र अपनी प्रतिभा के हिसाब से नहीं ढूंढ पाते तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लें। डिलबर्ट के कार्टूनिस्ट स्टॉक एडम्स कहते हैं कि ऐसा कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होगा जिसमें आप 25% योग्य होंगे और बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। वह बताते हैं कि मैं अच्छे चित्र बना सकता हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं कि दूसरों से मुकाबला कर सकूँ। इसके बावजूद मैं अच्छा कॉमेडियन भी हूँ, लोगों को हंसा सकता हूँ, लेकिन दूसरे कॉमेडियंस के मुकाबले मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। वह कहते हैं कि जहाँ आप दूसरों से बेहतर करके नहीं जीत सकते वहाँ आप दूसरों से अलग करके जीत सकते हैं। आपके पास जो भी प्रतिभा है उन सब का इस्तेमाल करके आप कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं और एक नया क्षेत्र अपने लिए डिस्कवर कर सकते हैं। अगला चैप्टर, गोल्डीलॉक्स का नियम, किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। बात काफ़ी पुरानी है। एक बच्चा कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड में काम मांगने गया। यह 1955 की बात है। उस वक्त श्रम के कानून इतने कठोर नहीं थे। उसे गाइड्स बुक्स बेचने का काम मिल गया और एक साल बाद उसे डिज्नीलैंड के मैजिक स्टोर में रख दिया गया। उसने अपने से बड़े कर्मचारियों से कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स सीखे। उसने इसे कॉमेडी के साथ पेश किया, लेकिन उसे मैजिक करना इतना पसंद नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना कॉमेडी में अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने छोटे छोटे क्लब्स में परफॉर्म शुरू किया। वह 2 मिनट से ज़्यादा स्टेज पर नहीं टिक पाते थे। उनका शो मात्र 5 मिनट चलता था। कोई भी उनके शो की तरफ ध्यान नहीं देता था। वह आपस में बातचीत करने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नए प्रयोग करना शुरू कर दिए। उन्होंने 10 साल कॉमेडी को लगातार परफॉर्म किया। उनके शो का समय बढ़ता गया। वह दिन ब दिन निखरते गए। फिर 15 साल में वह काफ़ी निखर गए। न्यूयॉर्क में एक शो में उस कॉमेडियन के 45,000 टिकट्स बिके। इस कॉमेडियन का नाम स्टीव मार्टिन था। मार्टिन का कॉमेडी करियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का एग्जाम्पल है। हर साल वह अपने शो का समय बढ़ाते थे, लेकिन मात्र 2 या 3 मिनट। वह कुछ ऐसी चीज़ें खोज लेते थे जिस पर हंसी आना तय था। जब आप किसी नई आदत को शुरू करें तो कोशिश करें कि उसे इतना आसान रखें कि उसे लंबे समय तक किया जा सके। आप उसे तब भी कर सकें जब स्थिति ठीक नहीं हो। एक बार जब आदत बन जाएगी तो उसे छोटी छोटी कोशिशों से आगे बढ़ाते रहें। नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेंगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो आप जल्द ही प्रवाह को पा लेंगे। लक्ष्यों पर काम करते हुए बोर हो जाएं तो क्या करें।
लेखक का बेसबॉल में कैरियर खत्म होने के बाद लेखक वेट लिफ्टिंग की सोचने लगे। वह एक वेट लिफ्टिंग टीम से जुड़ गए। एक दिन उस टीम का कोच आया। उन्होंने बहुत से एथलीट्स के साथ काम किया हुआ था। उनमें से कुछ ओलंपिक्स खिलाड़ी भी थे। लेखक ने उनसे पूछा कि एक महान एथलीट और सामान्य एथलीट में क्या अंतर होता है। पहले तो उन्होंने डेडिकेशन, जेनेटिक्स और अन्य टॉपिक्स के बारे में बात की, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने लेखक को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो उस काम को बोर होने के बाद भी उसे करता रहे। उसी तरह रोज वेट उठाना, उसी तरह रोज जोर लगाना, हर दिन हर महीना। हम किसी काम को कुछ महीने करने के बाद उस काम से उब जाते हैं। हमें नयापन चाहिए होता है। उस कोच ने कहा कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास एक ऐसी मोटिवेशन होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हम उन लोगों से कहते हुए सुन सकते हैं कि ये जुनून से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे काम कितना भी मज़ेदार क्यों ना हो, एक पॉइंट आता है जब हम उस काम से बोर हो जाते हैं और हम कुछ नया करने की सोचने लगते हैं। वीडियो गेम्स हमें नयापन देती हैं। पोर्न हमें सेक्स की नवीनता का अनुभव कराती है। हमें बदलाव चाहिए होता है, लेकिन वही व्यक्ति सफलता पा सकता है जो उस काम से बोर होने के बाद भी उसे करना जारी रखे। यही सफलता की कुंजी है। काम से बोर हो जाना और नएपन की इच्छा करने को साइकोलॉजिस्ट वेरिएबल रिवार्ड कहते हैं। कोई भी आदत ज़्यादा देर तक इंटरेस्टिंग नहीं रहती। आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप बोरियत से प्यार करने लगें। मैं दावे से कहता हूँ कि जब आप कोई आदत शुरू करेंगे तो उसे कुछ दिन बाद छोड़ देने का मन करेगा। एक व्यवसाय शुरू करने के बाद कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आपकी जाने की इच्छा नहीं होगी। आप जिम करते हैं तो कई बार छुट्टी मारने का दिल करेगा, लेकिन जब ऐसा करने में आपको दिक्कत आ रही हो या फिर एनर्जी ख़त्म हो रही हो तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल्स और शौकिया लोगों में एक अंतर तय करता है। सबसे अच्छा और निपुण बनने का बस एक ही तरीका है कि काम को अंतहीन ढंग से बार बार करने से खुश होते रहें। आपको उब यानी बोरियत से मोहब्बत हो जानी चाहिए। इस बुक का आखिरी चैप्टर, अच्छी आदतों को बनाने का कमज़ोर पक्ष। आदतें हमारे लिए लाभकारी होती हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जब भी हम किसी आदत को स्वचालित कर लेते हैं और ऑटो पायलट मोड पर उस आदत को करने लगते हैं तो हम उस आदत में सुधार नहीं करते। हमने जो आदत सीखी होती है हम उसमें बिना सुधार और अभ्यास किए उसे दोहराते रहते हैं और उसी आदत को पक्का करते रहते हैं। एक शोध में यह साबित भी हुआ है कि जब हम किसी आदत में परफेक्ट हो जाते हैं तो थोड़े समय बाद उसमें गिरावट आने लगती है। आपको किसी आदत में महारत हासिल करने के बाद उसके अभ्यास वाले चरण पर फिर से लौटना होगा ताकि आप अपनी आदत को फिर से निखार सकें। यदि आप अपनी आदत को उसी प्रकार करते रहेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप पहले से बेहतर नहीं हो पाएंगे। आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखें। आप अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी पिछली स्थिति से कंपेयर करें। एक एथलीट जब प्रैक्टिस के लिए दौड़ लगाता है तो वह अपनी आज की परफॉर्मेंस को पिछले कल दी गई परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है और इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। ऐसा करने से वह जान जाता है कि वह कहाँ गलती कर रहा है और उसे किस चीज़ में सुधार करना है। यह बिल्कुल ऐसा ही है
जिसकी बात हमने ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम के प्रदर्शन से जोड़कर की थी। हर चीज़ में 1% का सुधार करना। सिर्फ एथलीट्स ही ऐसा नहीं करते, हर कोई जो अपनी आदतों और जीवन को सुधारना चाहता है वह यह चीज़ जरूर करे। लेखक कहते हैं कि हर वर्ष के अंतर में मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूँ। पहला, इस साल क्या अच्छा हुआ। दूसरा, यह वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। तीसरा, मैंने क्या सीखा। लेखक कहते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं सत्यनिष्ठा यानी ट्रूथफुलनेस की रिपोर्ट बनाता हूँ। उनकी ट्रूथफुलनेस की रिपोर्ट उनकी गलतियों को ढूंढती है और उसे ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक की ट्रूथफुलनेस की रिपोर्ट इन 3 सवालों का जवाब देती है। पहला, मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले सिद्धांत क्या हैं। दूसरा, मैं किस तरह से अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ। तीसरा, मैं किस तरह से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता हूँ। यह 2 रिपोर्ट्स लेखक का ज़्यादा समय नहीं लेती, मात्र साल के कुछ घंटे, लेकिन यह कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये आपको आईना दिखाने का काम करती हैं, आपकी गलतियों को ढूंढ निकाल कर आपके सामने रखती हैं। हालांकि हर दिन अपनी आदतों के बारे में चिंतन करना बिल्कुल ऐसा है जैसे खुद को एक छोटे से शीशे में देखना। इससे आप खुद को पूरी तरह से चेक नहीं कर पाएंगे और कुछ महीनों बाद खुद की परिस्थिति का जायजा लेना, खुद को बड़े शीशे में देखना है। आप आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। मेरी टाई ठीक से तो बंधी हुई है ना, मेरी शर्ट का कोई बटन तो नहीं खुला है ना। उन धारणाओं को कैसे रोकें जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। शुरू में आदत को दोहराना आपको पहचान दिलाने के लिए आवश्यक होता है। आप किसी भी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे ही आपको पहचान मिल जाती है, वही धारणाएं आपको फिर आगे जाने से रोकती हैं। सोचिए, अगर आप एक सैनिक हैं और आप एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे। ये शिकायत अक्सर सैनिक करते हैं। अगर आप एक अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या। एक पहचान आपको तोड़कर रख देती है। खुद को लचीला बनाना सीखो। ताऊ ती जिंग का एक क्वेट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से एक्सप्लेन करता है। मानव जब पैदा होता है तो नर्म और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो बुरबुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा या लचीला नहीं है वह मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम और झुकने वाला है वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और सुन में चलता रहता है। लाओजू। आदतें हमें लाभ कराती हैं, लेकिन आपको यह पुराने विचारों से बांध देती हैं। इसलिए समय समय पर आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी पुरानी रणनीतियाँ काम कर रही हैं या फिर उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हर रोज़ नई चीज़ें सीखते रहिए और जीवित होने का अनुभव कीजिए। परिशिष्ट। यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो उम्मीद है हमने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। हमने बहुत से लोगों की कहानियाँ पढ़ी जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों की बदौलत ही सफलता हासिल की। यदि आप अगर एक छोटी सी आदत को अपनाते हैं तो उससे जीवन नहीं बदल जाता, लेकिन जब वही आदत आप लंबे समय तक सालों साल करते चले जाते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने से जीवन नहीं बदलता। आपको अपने जीवन के हर छोटे छोटे हजारों पहलुओं में 1% बेहतर होना है।
बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पुस्तक पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगी किसी नई पुस्तक को लेकर। धन्यवाद।